आइए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका द मिट्टी एजुकेशन में। और आज का सेशन जो है बहुत सारे बच्चों के कमेंट पे हमने शुरू किया है चैप्टर बाय चैप्टर। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर कहीं कहीं से हो रही है, समझ तो आ रही है, पर अगर रेगुलर और चैप्टर बाय चैप्टर होता तो बेहतर समझ आता। तो आज हम लेसन 1 लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, और उसका पहले परिचय करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे। अब कैटेगरिया यही चलते रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखते हैं और नोट करते, प्रैक्टिस करते हो, तो 95 प्लस का जो वादा क्या है ये पूरा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या का परिचय किस प्रकार से देंगे। वास्तविक संख्या के परिचय के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपसे वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नहीं बनेंगे और 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे। तो परिचय बढ़िया से समझिएगा। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं संपूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। ये क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त जो संख्या होता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसको हम प्राकृतिक संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इसी में शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है इसी संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये भी कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट। उसके बाद है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। या वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आते हैं, देखते हैं इस प्रकार की संख्या कौन होती है। तो ये होता है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। ये सारी संख्या जो है क्या है? ये अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 होगा। एलसीएम में 2 गुणनखंड आएगा, एक स्वयं और दूसरा 1, यानी खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, भाग देंगे। तो इस संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें जितनी संख्या है सारी ऐसी ही संख्या होगी। आप कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं जैसे 19। इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये 19 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। या क्या, तो 19 का जो गुणनखंड है 2 है। कौन कौन है? तो 19 और 1 है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं वास्तविक संख्या में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की। तो पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार से उसको कहते हैं। 3 प्रकार की संख्या से बनता है, यानी ये इनफाइनाइट से आता है और ऋणात्मक होता है और शून्य संख्या भी होती है और ये धनात्मक भी होता है और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले भाग को ऋणात्मक संख्या, और इसको कहते हैं शून्य संख्या, और इधर वाले संख्या को हम लोग कहते हैं धनात्मक संख्या। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम संख्या। सम संख्या। तो सम संख्या दोनों में होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ठीक है। जैसे हम बात कर ले दूसरा सम संख्या परिभाषा क्या होगा? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित तो हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो वह संख्या होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों में 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। ये भी कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
विषम संख्या की विषम संख्या, तो ये भी दोनों में होता है। विषम संख्या ऋणात्मक यानी माइनस वाले भी होते हैं और धनात्मक यानी प्लस वाले भी होते हैं। तो विषम संख्या जो होता है ये होता है +-1, +-3 और +-5 और +-7 और +-9 और +-11 इनफाइनाइट तक। तो विषम संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। सम संख्या मतलब 2 से भाग देते पूरा कट जाए, 2 से 2 में भाग देंगे 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 6 में देंगे 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 से 8 में 2 चुका 8। इस प्रकार से ये पूरा भाग लगेगा तो सम संख्या हो जाएगा। और अगर हम भाग देते हैं 2 से और पूरा नहीं करता है, ठीक है, तो वो हो जाता है विषम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो एकदम डिट्टो है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे क्या क्या बनेंगे सोचिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या या संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण वही होता है बात, पूर्ण और संपूर्ण संख्या एक ही होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन संपूर्ण संख्या या निम्न में से कौन पूर्ण संख्या, और 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो कितना होता है, 0, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है बार, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, तो होता है 2। उसी प्रकार से सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, तो होता है 1, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, माइनस प्लस में भी ऑप्शन है तो दोनों में होता है। तो ऑप्शन में 4 में से कोई एक होगा, माइनस वाला होगा, नहीं तो प्लस वाला होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आता है हमेशा, निम्न में से कौन है जो सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, इसको समझिए। सम संख्या के जो रूप होगा वो ऐसे होगा, 2m, m में होगा तो, या 2q या 2p, इस तरह से होता है सम संख्या का रूप। वही हम लोग बात करें विषम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप। तो विषम संख्या के रूप इसी में प्लस करके रहता है, 2 + m, ठीक है, 2 + q और 2 + p। फर्क क्या होता है कि इसमें जो ऐड होता है वो संख्या 0 होता है, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। और दूसरा जो ऐड होगा यानी सम संख्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है। यानी इसको कैसे लिखा जाए, या तो ऐसे 2m होगा, नहीं तो 2m प्लस कितना होगा, 0 तो इसी में हो गया, 2m + 2 होगा, 2m + 4 होगा, या 2p + 2 होगा, या 2p + 4 होगा। यानी जो भी ऐड होगा वह सम संख्या ऐड होगा, तो उसको हम पहचान जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से कोई एक सही आंसर होगा, 3 गलत आंसर होगा, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि सम संख्या का रूप कौन है। दूसरा बात करते हैं विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या में इसी प्रकार से क्वेश्चन होता है। इसमें अंतर क्या है, जिसमें जो ऐड होता है वो विषम संख्या होगा, 2m + 3 होगा, 2m + 5 होगा और 2m + कितना होगा, 7 होगा। यानी जो संख्या ऐड होगी वो विषम संख्या ही ऐड होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 की जगह 3 दे सकता है, 3 की जगह 4 दे सकता है, उससे कोई मतलब, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, उससे कोई मतलब नहीं है। विषम और सम संख्या का रूप पहचानने का रूल्स जो है वो है कि उसमें ऐड कितना हो रहा है। अगर 0 ऐड हो रहा है यानी सीधे ये है तो ये सम संख्या है, अगर 2 ऐड हुआ ये सम है मतलब ये पूरा सम संख्या का रूप है, ये भी सम है मतलब पूरा सम संख्या का। लेकिन ये विषम है तो ये जो पूरा रूप हो गया वो किस संख्या का हो जाएगा,
विषम संख्या का हो जाएगा। यहाँ पे क्या इससे मतलब नहीं, इसमें ऐड 7 हो रहा है, 7 क्या है विषम संख्या, इसका मतलब है ये विषम संख्या का रूप है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आगे आइए कुछ और समझाते हैं हम लोग अगला। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और बाद में नोट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे परिमेय की और अपरिमेय की। परिमेय संख्या यह होता है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q जो होता है, P और Q ये पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो आप समझ रहे होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब जो हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, P बाई Q के रूप में होता है। क्या होता है? P बाई Q के रूप में। P Q क्या होगा? तो होगा पूर्णांक। पूर्णांक आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, आगे इधर भी बढ़ेंगे और उधर भी बढ़ेंगे, और उसका कंडीशन है नीचे में 0 नहीं होगा, यानी 0/1 अगर लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसको 1/0 लिखते तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कंडीशन इसको हम समझ रहे हैं, यानी Q के जगह पे नीचे 0 नहीं होगा। ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये परिमेय है, क्यों? क्योंकि नीचे में 0 नहीं, ऊपर 0 चलेगा, तो हम इसको परिमेय कहते हैं। -2/3 को परिमेय कहते हैं, -17/20 को परिमेय कहते हैं, 1/-2 को परिमेय कहते हैं। इस प्रकार से हम जो भी संख्या हो, पूर्णांक का कोई भी संख्या ऊपर नीचे अगर डाल देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, और यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप इसके मदद से हल करेंगे। तो अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या कहता है कि उसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं P बाई Q के रूप में किसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो संख्या ये है √3। इसको हम P बटे के रूप में, बटे Q के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि P बटे Q के रूप में तो हम इसको लिख रहे हैं, P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय। अपरिमेय यानी इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो किसको किसको नहीं लिख सकते थे? √3/1। ये तो P बटे Q के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन ये √3 जो है यह पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे √4 लिख दे तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/1 यानी P बटे Q के रूप में लिखा दिया। P ये है और ये भी Q है, यानी 1 और 2 दोनों क्या है? पूर्णांक है। 1 और 2 दोनों क्या है? पूर्णांक हो गया। इसलिए √4 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। लेकिन यहीं पे अगर हम √5 की बात करें तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। वहीं पे √6 है, अपरिमेय संख्या है। √7 है, अपरिमेय संख्या। √8 है, अपरिमेय संख्या। और √9 आ गया। 9 नहीं है, √9 जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि इसको हम वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, 3/1 होगा, और 3 और 1 P भी है और Q है और पूर्णांक में मिलता भी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। आइए कुछ और देखते हैं आगे फॉर्मूला। आइए अब जो हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम ध्यान देंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे 2 नंबर वाले बनेंगे। ये होता क्या है? तो ये होता है A बराबर BQ प्लस R। R का जो कंडीशन है, ठीक है, वो 0 से 12 और बराबर होगा, और B से क्या होगा? छोटा होगा।
तो ये जो सूत्र बना हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बना। अब हम बात करते हैं कि इसको हम दिखाएंगे कैसे। तो मान लो अगर 7 है और डिवाइडेड 2 है, तो इस पे समझते हैं। 7 है और ये 2 हो गया, तो 2 तिहाई 6, भाग लगाएंगे, आया 1। तो इसको a कहते हैं, ठीक है, इसको a कहते हैं, मतलब ये भाज्य संख्या है। और इसको q कहते हैं, यानी जिससे भाग दे रहे हैं। और इसको हम q को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो आया ये r आया, r यानी शेष, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सॉरी मिस्टेक भाई, सॉरी, b हो जाएगा और ये हो जाएगा q। इसको हम कहते हैं भागफल, ठीक है। तो अब इस प्रकार से अगर हम लिखना चाहेंगे इसको, तो आसानी से हम लिख देंगे 7 a के जगह चला जाएगा, बराबर b जिससे भाग दे रहे हैं ये 2 हो गया, गुने q जो भागफल 3 हो गया, प्लस r कितना हुआ 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 2 और 7 इस तरह से मसा निकालने में मिलता है, मसा भाग विधि होता है, भाग ही होता है एक तरह से। तो वहां पे इस प्रकार से लिखेंगे। इसको कहाँ तक तोड़ना है उसको समझिए। तो इसको तब तक तोड़ना है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेके बढ़ते जाइएगा। तब तक तोड़ना है जब शेषफल r यानी 0 न आ जाए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखे तो 1 से 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 0। अब हम इसको छोड़ देंगे। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जो b होता है वो a हो जाता है, जो b था वो क्या हो गया a, और शेषफल r बराबर क्या हो जाता है b हो जाता है, ये q आ गया और ये क्या आ गया r। अब इसको लिखेंगे तो ये ऐसे लिखाएगा 2, a के जगह कितना हो गया 2, b के जगह कितना हो गया 1, गुने q कितना आया 2, प्लस r कितना हुआ 0। अब इस कंडीशन में इधर से 1 2 3 तीसरा जो पॉइंट होता है वही कहलाता है दोनों संख्याओं का मौसा। इस तरह की संख्या आपको मिलेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या 230 225 इस तरह से मिलेंगे, तो वहां पे इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। आइए कुछ और देखते हैं आगे में। आइए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है? तो वो होता है मौसा, ठीक है, मौसा a और b भी लिख सकते हैं आप, गुण यानी दोनों संख्या का मौसा और गुणे में लसा यानी ए बी का, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी पे एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जहां इसका उपयोग करके आप 2 नंबर पा सकते हैं। दूसरी यही जो है फॉर्मूला 1 नंबर भी दिलाएगा, यानी 3 नंबर कुल इस फॉर्मूला को अगर समझ जाते हैं तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उपयोग करेंगे। दूसरा आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखते तो मौसा को कहते HCF AB, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं गुने LCM, ये लसा को कहते हैं AB, हो गया। अब पहली संख्या क्या है? तो पहले A आया तो पहली संख्या हो गया, और B आया तो क्या हो गया दूसरी संख्या। तो इसको इस रूप में याद कीजिए, इस रूप में दोनों बात बराबर है। दूसरा इस संख्या से कभी कभी कहता है HCF ज्ञात कीजिए, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक HCF ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो a गुने b हो गया, और ये गुना में इधर आगे कहाँ चला जाएगा LCM यानी भाग में चला जाएगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग करके HCF निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर LCM निकालना होगा इस फॉर्मूला का उपयोग करके, तो कैसे निकालेंगे? तो a गुने b हो जाएगा, अब बट्टे हो जाएगा HCF और a और b। ये जो हुआ क्या हो गया? LCM निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी HCF और LCM दिया रहता है और पहली संख्या दी रहेगी कोई एक संख्या, तो दूसरी संख्या निकालना होगा तो कैसे? तो HCF AB गुने LCM AB पहली और दूसरी संख्या का, और ये संख्या दिया तो a को इधर ले आइए तो b निकल जाएगा, नीचे में a ला देंगे यानी पहली संख्या,
तो हमें b निकल जाएगा। ये कौन संख्या? दूसरी संख्या। ठीक है, समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार से अगर a निकालना होगा पहली संख्या, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो HCF, ठीक है, HCF दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोर्ड का, तो इस साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको b निकालना होगा, यहीं से समझते हैं, b निकाल लिए, a निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? ये गुना में है, इसके नीचे, सबके नीचे आके b भाग कर देगा, यानी HCF AB गुने LCM। ठीक है, यहाँ भी चल जा रहा बोर्ड से उस पर भाई, थोड़ा सा समस्या है बोर्ड का, तो थोड़ा यही समझेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सीधे, a बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुने, a भी छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, LCM बट्टे क्या हो जाएगा? b। तो इससे आप पहली संख्या निकाल सकते हैं, इससे दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, इससे LCM निकाल सकते हैं, इससे HCF निकाल सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके ये चारों कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ आगे और फॉर्मूला देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इसी से कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में सफल मतलब रहिएगा। एक नंबर के लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। तो कैसे होता बताते हैं हम। तो पूर्णांक जो हम लोग लिखते हैं वो -3, -2, -1, इधर और बढ़ेगा, -4, -5, यह 0, 1, 2, 3, 4 इधर भी बढ़ेगा, और सबके नीचे एक छुपा होता है। ठीक है, सबके नीचे कितना? कम से कम एक तो छुपा ही होता है। तो P/Q के रूप में सारे को आसानी से हम लिख लेते हैं, और इसी वजह से परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q होता है, और P और Q क्या होना? पूर्णांक, यानी इसी में कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। यही कारण है कि सारी पूर्णांक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। दूसरा कंडीशन है कि आप अगर क्लास 6 और 7 पढ़े हुएगा बढ़िया से, तो आपको पता होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक, या इसको बोलते हैं अनंत, वो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत, ठीक है, परिमेय संख्या होता है। यानी दो को परिमेय संख्या अगर ले लेते हैं, दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, यानी मान लो हम 2/3 ले लिए और एक संख्या ले लिए जो 5/6 है। ठीक है, इस प्रकार की अगर दो संख्या ले लिए तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे हम बताते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बताते हैं थोड़ा सा, कि हमको अगर मान लो 7 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 7। तो इसका कंडीशन होता है कि 2/3 में 1 बढ़ा दो, 7 निकालना है तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। कितना हो गया? 8 दूना 16। और ये कितना हो गया? ये हो गया 8 दूना 16, 8 3 24, और ये संख्या हो जाएगा 5/6 गुने 8/8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 8 पंचे 40 और 8 से कितना हो गया? 48। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको? तो इसको हम बढ़ा के लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको संख्या बढ़ जाएगी। जैसे 16/24, तो हम लिखेंगे 17/24, 18/24, 19, 18 के बाद 19/24, उसके बाद 20/24, इस तरह से करते जाएंगे तो बहुत सारी संख्या मिलेगी इसके बीच में। हमको तो 7 ही लिखना, 7 लिख के क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा? उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और समझाना चाहेंगे दूसरा एग्जाम्पल लेकर। अगले समझाना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, ले लिया 2 और 3। ठीक है, यानी इतना/5 और इतना/5।
अब कोई पूछेगा कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? अनंत होती है। कैसे निकालिएगा उसको समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 5 निकालना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो 5 निकालना है इस दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2/5 में 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो 6 दूना 12/6 पंचे 30। इसको करेंगे उसी तरह से 6/6 से, 36 18 और 6 पंचे कितना हो गया 30। तो दोनों के बीच में निकालना है। ठीक है, तो हम इसके बदले में अब ये लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 12/30। क्यों लिख रहे हैं कि इसको काटेंगे तो यही आएगा, 6 दूना 12 6 पंचे 30। ठीक है, तो हम ऐसे अगर लिख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो ये मिल जाएगा 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30 और 18/30। ध्यान से देखिए, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके बीच की बात है। इसके बीच में हमको 5 निकालना था, गिनिए 1 2 3 4 5 निकल गया। तो ये क्लास 6-7 में ही हम लोग पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी अनेक होती है। तो यही कारण है, अगर किसी को निकालना होगा 25 को तो 26 से गुना कर देगा, इसी तरह से ऊपर नीचे दोनों में, तो इस तरह से लिखेगा तो बीच में हमको 26 को परिमेय संख्या दिखाई दे देगा। ठीक है, किसी को 2001 1 लाख निकालना हो तो 1 लाख 1 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों में, इसी तरह से लिख दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूला है जो हमें जब एक्सरसाइज करेंगे तो उपयोग में आ जाएंगे, तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग देखते हैं। आइए, बोर्ड पे दिख रहा होगा एक चीज, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक वैज्ञानिक है जो गणित का वैज्ञानिक है, यानी गणित के दृष्टिकोण में, गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए इनको गणितज्ञ का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कहीं आ जाए, अपवाद है। ठीक है, लेकिन हो सकता आ जाए, तो आ जाए तो को पता होना चाहिए कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को ही गणितज्ञ का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि किसे गणितज्ञ का राजकुमार कहा जाता है, तो हम क्या याद रखेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। ठीक है, अब आइए आगे करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। ये है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, ये द है दशमलव प्रसार, शांत और अशांत। मेन गोल यही है, इस पे ही बात करेंगे कि दशमलव प्रसार, शांत और अशांत परिमेय संख्या का होता है, उसमें से शांत होगा कब और अशांत होगा कब। तो हम लोग बात करते हैं, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है और q का गुणनखंड, q का गुणनखंड अगर आ जाता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का, और n और m जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट के रूप का होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो संख्या आएगी परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। दूसरा है p/q के रूप में हो, और q जो हो नॉट इक्वल टू 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी कि इस p/q के रूप में होगा ही। ठीक है, लेकिन q का जो गुणनखंड हम लोग करेंगे, q का गुणनखंड जो हम लोग करेंगे वह इस रूप का नहीं आएगा। ठीक है, इस रूप का नहीं आएगा, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत। ये क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा अशांत। अब आइए एक क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं, और 1 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है
जो संख्या है 5/20। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसाद शांत या अशांत चेक करना है, तो हमको जो चेक करना है नीचे वाले का, इसके एलसीएम निकालो। 2 से 10, 2 से 5, क्या आया? 2 और 5। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 5/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, और 1 और 2 जो है इसमें मौजूद है, यानी पूर्ण संख्या भी है, और Q ये P होता है और ये क्या होता है? Q होता है। तो Q का गुणनखंड हम लोग किए हैं, तो Q का गुणनखंड जब किए हैं तो वो इस रूप का है ना, इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि अशांत कब होगा? जब हमें मिल जाए कोई संख्या P/7। अब 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 1 आया, इसमें हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए, किसके लिए? शांत होने के लिए। लेकिन यहाँ 1 और 7 आया जो इसके बराबर नहीं है, इसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है क्या है? अशांत है। क्या होगा इसका दशमलव प्रसारण? अशांत होगा। तो उम्मीद है समझ आया ही होगा। तो आज का क्लास हमारा इतना ही। ठीक है, अब आगे जो है हम कल इस पे लगभग 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और उससे हटकर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी करना 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चे, या आपके भाई बहन, आपके बच्चे बच्चियां, तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कंटिन्यू मैथ के लिए स्पेशल हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम वादा करते हैं कि हमारी वीडियो देखने वाले बच्चे 95+ स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में 100 में से। सो थैंक यू। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालते जाएंगे, जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, जितने भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, वहां से किसी एक क्लास छूट जाता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो बैक क्लास भी देख सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।